इस थर्ड फेज के इलेक्शन के साथ अब ये इलेक्शन बिल्कुल एक मिड पॉइंट पे आ गया है। अगर इस थर्ड फेज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जोड़ दें तो अब तक 543 में से 293 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो जाएंगे। क्या ये मिड पॉइंट जो है वो टर्निंग पॉइंट भी बनेगा? आज के फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि बीजेपी को इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होल्ड करनी है जो बहुत आसान काम नहीं है। थर्ड फेज में 94 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस है। वैसे तो 93 में है, क्योंकि सूरत में इलेक्शन अनअपोज्ड हो गया है, बीजेपी ऑलरेडी जीत गई है। तो टोटल को अगर हम 94 माने सूरत को मिला के, उसमें से पिछली बार बीजेपी और एलाइज को 80 सीट्स थी, 80 आउट ऑफ 94। उसे रिटेन करना कोई आसान काम नहीं है। और याद रखिए, बीजेपी कह रही है 303 से ऊपर जाने का टारगेट है, टारगेट 400 का है, तो आपको रिटेन तो करना पड़ेगा ना। रिटेन करना आसान नहीं है। खास तौर पे 3 स्टेट्स में बड़ी चैलेंज है बीजेपी को, और एक बड़े स्टेट में चैलेंज नहीं है। चैलेंज जहां नहीं है वो सबसे पहले बता दूं, गुजरात में पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी को 26 में से 26 सीट आई हैं। बीजेपी अब लगभग 30 साल से उस स्टेट में रूल कर रही है। वहाँ कांग्रेस की उम्मीद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, वहाँ से कुछ कांग्रेस के अंदर कांग्रेस आम आदमी पे अच्छा काम करने की खबर भी है, बीजेपी में डिसेंशन की भी खबर है, कुछ जातीय समीकरण हिलने की खबर भी है। वहाँ की ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस आम आदमी पार्टी बेहतर कर सकती है, लेकिन कुल मिला के उनकी उम्मीद 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे टिकी है। बीजेपी को लगता है कि 20 से ज़्यादा सीट तो आराम से झोले में आएगी। तो सबसे बड़ी चैलेंज गुजरात में नहीं है, जो कि 26 सीट जा रही है। पूरे स्टेट में एक फेज में इलेक्शन हो रहा है। चैलेंज बीजेपी की सबसे बड़ी है कर्नाटका से। कर्नाटका में इलेक्शन साउथ से नॉर्थ गए हैं। पहले साउथ की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो चुकी हैं और बाकी 14 थर्ड फेज में हो रही हैं। इन 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को पिछली बार सारी 14 आई थी, उससे पिछली बार 11, और मोदी से पहले भी 2009 के इलेक्शन में भी बीजेपी को यहाँ 12 सीट आ चुकी हैं इन 14 में से। तो ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, नॉर्थ कर्नाटका लिंगायत डोमिनेटेड। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पे खेल पलट चुकी है। विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें और जेडीएस का वोट बीजेपी में मिला भी दें, उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ 7 सीट पे आगे है। और अगर कांग्रेस जेडीएस का वोट छीन सकती है, क्योंकि ये जो सेक्स स्कैंडल हुआ है, जो एट्रोसिटीज़ का स्कैंडल है, उसके बाद से जनता दल एस की स्थिति बहुत ख़राब है। तो अगर वो कर सकती है तो कांग्रेस 11 सीट तक यहाँ जा सकती है। कांग्रेस इसलिए भी कॉन्फिडेंट यहाँ होगी कि सिद्धरामैया की 6 गारंटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का असर कर्नाटका में दिखाई देता है। कर्नाटका में बीजेपी बिखरी हुई है, बिल्कुल फैक्शनल वॉर में लगी हुई है, और कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े नेता खुद इस चुनाव के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ से कांग्रेस की उम्मीद होगी सिर्फ इस फेज से कम 7-8 सीट बीजेपी से छीनने की। कांग्रेस वाले तो 10 से ज़्यादा की बात करते हैं। महाराष्ट्र का बड़ा फेज थर्ड में है, 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रही हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा पूरा हो चुकी, तो वहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र में। अब वेस्टर्न महाराष्ट्र, जो कि एनसीपी का गढ़ है, तो आज शरद पवार की स्ट्रेंथ का, उनकी इज्जत का, उनकी पॉलिटिकल बेस का इम्तिहान है। पार्टी टूट चुकी है 2 हिस्सों में, लेकिन ग्राउंड पे एक ऑर्डिनरी वोटर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन आज भी शरद पवार को मानता है कि असली पार्टी तो वही है। बारामती और इस सब इलाके में आज वोट है। पिछली बार यहाँ कांग्रेस को कम सीट मिली थी। यहाँ पे जो अलायंस है, एनसीपी अलायंस, उसकी सीटें 4 थी और 7 सीट, जहाँ तक मुझे याद है जी, यहाँ पे 7 सीट आई थी बीजेपी और शिवसेना जब का जो कंबाइन हुआ करता था उसे, और एनसीपी को 4 थी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं थी। इस बार यहाँ पे जो नया गठबंधन है उसकी चैलेंज होगी कि जो सिर्फ पिछली बार 4 सीट उसके पास हैं, उसको बढ़ा के 2-3 की गुंजाइश उनके पास यहाँ पे है।
मध्य प्रदेश में 9 सीट अभी वोट कर रही हैं। इन 9 में से कांग्रेस को पिछली बार 0 मिली थी, बीजेपी को 9 की 9 आई थी। ये है इलाका जो कि चंबल ऊपर भिंड, मुरैना, ग्वालियर यहाँ से शुरू होता है और नीचे सेंटर तक आता है। विदिशा वगैरह में भी आज चुनाव हो रहा है। इस इलाके में विधानसभा चुनाव में 9 में से 3 क्षेत्र ऐसे थे, 3 लोकसभा क्षेत्र थे जहां कांग्रेस आगे थी। 6 में बीजेपी आगे थी, 3 में कांग्रेस आगे थी। यानी कि मध्य प्रदेश के इस फेज में ऑपोजिशन को थोड़ा सा चांस है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में ऑपोजिशन को बहुत लिमिटेड चांस है। अगर बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तो अलग बात है। विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें तो कांग्रेस को कुल मिला के सिर्फ 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चांस है, उनमें से 3 इस फेज में आती हैं। तो इसलिए यहाँ उम्मीद होगी ऑपोजिशन की कि कम से कम 2-3 सीट छीन सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीट हैं। पिछली बार यहाँ 8 सीट आई थी बीजेपी को, सिर्फ 2 सीट यहाँ पे सपा को आई थी। विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें तो सपा 1 सीट ऐड कर सकती है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का जो मेन टेरिटरी है, उनका जो होमलैंड है, इटावा, एटा, कन्नौज, ये जो सारा एरिया है, यहाँ से यहाँ आज इलेक्शन हो रहा है 3rd फेज के अंदर। और इस 3rd फेज में सपा के लिए हल्का सा इम्प्रूव करने का चांस है, इसलिए भी कि जो ऊपर का इलाका है जिसे रोहिलखंड कहा जाता है, वहाँ बरेली में कुर्मी समाज के एक पुराने नेता गंगवार जी का टिकट काट दिया गया है, जिसके चलते काफ़ी रिजेंटमेंट है, बीजेपी में डिफ़िकल्टीज है और यहाँ पे फिर ऑपोजिशन को थोड़ा सा चांस है। बहुत ज़्यादा चांस जहाँ नहीं है वो लगता है छत्तीसगढ़, आसाम और बिहार। छत्तीसगढ़ में वैसे तो 7 सीटों पे इलेक्शन आज हो रहा है, 4 पे हो चुका है, लेकिन जिन 4 पे हो चुका है वहाँ कांग्रेस को थोड़ा सा बेहतर चांस था। इन 7 सीटों में चांस अपेक्षाकृत कम है। विधानसभा चुनाव में भी इन 7 में से 6 सीटों पे बीजेपी आगे रही थी और लोकसभा चुनाव पिछली बार भी 7 में से 6 सीट बीजेपी जीती थी। यहाँ से कोई 1-2 सीट अगर कांग्रेस छीन सकती है तो उसके लिए नेट गेन है। बिहार में ये फेज जेडीयू की परीक्षा का फेज है। जेडीयू के पास 5 में से 4 है और बिहार के सभी जानकार कह रहे हैं कि इस गठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो है जेडीयू। तो यहाँ 4 में से 1-2 सीट का नुकसान जेडीयू को हो सकता है। आसाम में 4 में से 1 सीट सिर्फ बीजेपी को इस बार आई थी। उसके बाद से आसाम में डिलिमिटेशन हुआ है, बहुत ही स्ट्रेंज डिलिमिटेशन हुआ है। इंडिया में कभी ऐसा डिलिमिटेशन नहीं हुआ जैसा कि आसाम में हुआ है। बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल जेरीमेंडरिंग इस बार आसाम में की गई है। कम्युनिटीज़ को देख के, बिल्कुल जैसे देख के बनाया गया है कि अच्छा मुसलमानों को यहाँ डाल देने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, इस जाति को इधर डाल देने से फ़ायदा होगा। उसके चलते ये पॉसिबल है कि बीजेपी यहाँ गेन कर सकती है 1 सीट शायद, या वहीं पे रहेगी। और उधर वेस्ट बंगाल में ये इलाका है मालदा मुर्शिदाबाद का, जहाँ कांग्रेस की स्ट्रेंथ है। वेस्ट बंगाल का शायद यही एकमात्र इलाका है जहाँ जेन्युइन ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का कोalition है इस इलाके में, कोalition का पूरे प्रदेश में है, लेकिन इस इलाके में ये दमदार कोalition है। काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मुस्लिम वोट में टीएमसी को चैलेंज करेंगे। और इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो 1 सीटें निकाल ले। हालांकि ये इलाका है जो पुराना इलाका, एक तरफ अधीर चौधरी का इलाका है, दूसरी तरफ ABA गनी खान चौधरी का इलाका है, तो पुराने कांग्रेस के स्ट्रेंथ के एरियाज हैं। यहाँ पे स्थिति बीजेपी को थोड़ा सा चांस है, नहीं तो जो स्टेटस को है वैसी बात। गोवा की दोनों सीटों पे आज इलेक्शन हो रहा है। पुराना इक्वेशन ये है कि नॉर्थ गोवा जो कि हिंदू डोमिनेंट है वहाँ बीजेपी जीतती है, और साउथ गोवा जो कि जिसमें क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है नॉर्थ गोवा से, वहाँ ट्रेडिशनली कांग्रेस बेहतर करती रही है। इक्वेशन बहुत बदलने के अभी आसार दिखाई नहीं देते। मतलब कुल मिला के अगर आप फर्स्ट 2 फेजेस को देखें तो मेरे साथी
श्रेयस सरदेसाई और राहुल शास्त्री और मैं, हम तीनों ने मिलकर लेख लिखे हैं। हम तीनों का इवैल्यूएशन था कि पहले 2 फेजेस में बीजेपी को 20 सीट का लॉस हो सकता है, बीजेपी और एलाइज को 20 से कुछ ज़्यादा का, तो एनीथिंग बिटवीन 20 to 25 फॉर एनडीए एंड 15 to 20 फॉर द बीजेपी, इतना लॉस हो सकता है फर्स्ट 2 फेजेस में। इस थर्ड फेज में बीजेपी को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी इसे रिटेन करने के लिए या अपने लॉसेस को कम करने के लिए। लेकिन अगर आप कर्नाटका देखें, महाराष्ट्र देखें, मध्य प्रदेश देखें और जो छोटे से लॉसेस पॉसिबल हैं उधर बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, ये सब मिला के सिर्फ इस फेज़ में एनडीए को, ख़ासतौर पे बीजेपी को 20 सीट का नुकसान हो सकता है। 20-25 सीट का नुकसान अब तक और 20 सीट का नुकसान सिर्फ इस फेज़ में। अगर ऐसा होता है तो अभी 400 पार वगैरह वाला मामला तो रहा नहीं, ये अब 300 पार का संकट खड़ा हो गया है। एंड द सीरियस क्वेश्चन इज वेदर बीजेपी कैन विन इवन 272 सीट्स, बट वी आर राइट नाउ bang in the middle. Let's wait for how things turn in the next 4 phases. As we see now, with every passing day, this election is getting tighter, more difficult, and the BJP is currently struggling to get a simple majority.